स्वागत है हमारे चैनल में। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से अर्थशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज जारी की गई है। इन मॉडल सेट से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। मैंने पिछले 2 मॉडल सेट देखे थे, एक अकाउंट का और दूसरा राजनीति शास्त्र का। तो उन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो इस मॉडल पेपर से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो इस मॉडल सेट को अच्छे से देखिए, पूरे क्वेश्चन सुनिए। मैं आंसर भी कवर करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले पूरे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। जिनको क्वेश्चन बस सुनना है तो वो क्वेश्चन बस देख सकते हैं, और जिनको आंसर भी देखना है तो वो बाद में फिर आंसर भी देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला स्टार्ट होता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला हमारा सही विकल्प है, किसी अर्थव्यवस्था में चयन की संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर द। इसके बाद दूसरा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब कि बा वाला। तीसरा हमारा है, मुद्रा प्रसार से लाभान्वित होने वाले वर्ग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का बा हो जाएगा ऋणी वर्ग। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे वाले का बा वाला हो जाएगा प्राथमिक घाटा। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन है, एक श्रेणी का विचलन कहलाता है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा अपकिरण, मतलब दा वाला आंसर। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो देखिए, पहला हमारा है प्रचालन अधिशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, संपत्ति एवं उद्यम से प्राप्त आय। इसका हो जाएगा संपत्ति एवं उद्यम से प्राप्त आय। दूसरा है रिजर्व बैंक। इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन, मतलब कि 5वां वाला, दूसरे का 5वां। तीसरा कीन्स, तो तीसरे का हो जाएगा रोजगार ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, मतलब कि पहला वाला। फिर हमारा है भारत का विदेशी व्यापार, मतलब कि चौथे वाले का हो जाएगा दूसरा ऋणात्मक। और 5वां जो बचा वेस्टेबल, इसका हो जाएगा उत्पादकता का सिद्धांत, मतलब तीसरा वाला। चलिए हम रिक्त स्थान देखते हैं। एक फर्म अधिकतम लाभ संतुलन अवस्था में प्राप्त करती है। यहाँ पे हो जाएगा संतुलन। इसके बाद अगला हमारा है मूल विभेद एकाधिकार बाजार की विशेषता है। तीसरा हो जाएगा भुगतान संतुलन में, यहाँ भुगतान हो जाएगा भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदे सम्मिलित रहती हैं। तीसरा हो जाएगा रेल बजट संसद में रेल मंत्री पारित करता है। दूसरा प्रमाप विचलन में बीज गणितीय चिन्हों पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद सही गलत बताना है। सामान्य मूल्य मांग व पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तो पहला वाला हमारा ये गलत है। दूसरा, मुद्रा संकुचन के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा हमारा है कि नई व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी। ये वाला भी गलत है। चौथा हमारा बजट में सरकारी ऋणों का उल्लेख होता है, ये सही है। और 5वां हमारा है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की रचना करते समय फुटकर मूल्य लिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद चलिए एक शब्द में उत्तर देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा है कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था का नाम बताइए। तो उस संस्था का नाम कृषि ग्रामीण विकास बैंक होता है। तीसरा, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा प्रो डाल्टन ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सरकार के प्रशासन के वेतन, सेना, पुलिस आदि पर किए जाने वाले व्यय कौन सा व्यय कहलाता है। तो ये गैर विकासात्मक व्यय होता है। इसके बाद 5वां है कि अधिकार वर्ष का निर्देशांक होता है। तो इसका निर्देशांक होता है 100। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद आंसर कवर करवाऊंगा। व्यष्टि समस्त अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किन्हीं 4 केंद्रीय समस्याओं को हल करने के बिंदु स्पष्ट कीजिए। अगला है, मांग को निर्धारित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों को बताइए। मांग से क्या समझते हैं, इनके नियम व बाद लिखिए। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का आशय स्पष्ट कर उसकी 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्ण रोजगार का अर्थ बताइए। पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के क्या उपाय हैं। उपभोग फलन का अर्थ एवं 3 महत्व बताइए। इसके बाद निर्यात बढ़ाने वाले 4 सरकारी प्रयास लिखिए। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के 4 कारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में 4 अंतर बताइए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताते हुए उसमें 2 अंतर समझा। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार का अर्थ बताइए। पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है उपभोग फलन का अर्थ एवं 3 महत्व बताइए। निर्यात बढ़ाने हेतु 4 सरकारी प्रयास लिखिए। उसके बाद विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के 4 क्या कारण हैं स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में 4 अंतर बताइए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का अर्थ समझाते हुए इनमें कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन निर्देशांक किसे कहते हैं, इनकी रचना करने वाले कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इनकी रचना करते समय। विस्तार का क्या आशय है। इसके बाद निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर के समान होते हैं बताइए। माध्य विचलन के 2 गुण एवं 2 दोष लिखिए। पूर्ति की लोच का अर्थ एवं पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का अर्थ समझाते हुए इनके 3 प्रमुख अंतर लिखिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। सकल एवं घरेलू उत्पाद तथा सकल एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय आय की मापन की 3 विधियों के नाम लिखिए। मूल्य वृद्धि विधि का उदाहरण सही समझाइए। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत तथा कीन्स के सिद्धांत में 5 अंतर लिखिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विनियोग गुणक का अर्थ एवं गुणक सिद्धांत की 2 सीमाएं एवं महत्व लिखिए। घाटे के बजट से क्या आशय है, इसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए। सरकारी बजट की प्रमुख 5 विशेषताएं बताइए। निर्देशांक के 5 महत्व बताइए। इसके बाद अपकिरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके 4 उद्देश्य बताइए। मांग की नियम का चित्र सहित व्याख्या कीजिए एवं स्पष्ट मांग वक्र के बाएं से दाएं की ओर झुकने का क्या कारण है। फर्म के सामान्य का अर्थ एवं सामान्य विश्लेषण की मान्यताएं बताइए। इसके बाद मुद्रा की परिभाषा तथा इनके कार्यों की विवेचना कीजिए। रिजर्व बैंक के 4 प्रमुख कार्य एवं 2 वर्जित कार्य बताइए। निम्न सारणी का प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। ये सारणी आप बना लीजिएगा कॉपी में और ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम अब आंसर की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल विशेष अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पहले देखते हैं हम। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। मतलब कि समष्टि अर्थव्यवस्था में समस्त प्रकार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के किन्हीं 4 केंद्रीय समस्याओं को हल करने के बिंदु स्पष्ट कीजिए। देखिए पूंजीवादी समस्याओं को हल करने की 4 बिंदु ये हैं कि सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र निर्धारित करता है कि क्या उत्पादन होगा, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, संसाधनों का पूर्ण तथा कुशल प्रयोग कैसे हो, विकास एवं नवप्रवर्तन हेतु प्रेरणा प्रदान करें। तो ये 4 जो कारण हमने देखे कि क्या उत्पादन होगा, कौन सा उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग हो, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के किन्हीं 4 केंद्रीय समस्याओं को हल करने के ये बिंदु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग को निर्धारित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों को बताइए। तो मांग को निर्धारित करने वाले 4 तत्व हैं वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, धन का विवरण, उपभोक्ता की रुचि। देखिए मांग को निर्धारित करने वाले तत्व ये हैं। देखिए वस्तु की कीमत मांग निर्धारित करती है। कीमत के हिसाब से उपभोक्ता आपका प्रोडक्ट खरीदता है। उपभोक्ता की आय भी निर्धारित करती है कि वो किस आय तक आपका सामान ले सकता है। इसके बाद उपभोक्ता की रुचि, आपके सामान के प्रति उपभोक्ता की रुचि क्या है वो मांग के ऊपर निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग से आप क्या समझते हैं एवं इसके नियम के कोई 3 बात बताइए। देखिए मांग से हम ये समझते हैं कि किसी भी उपभोक्ता के द्वारा उत्पादक से मांगी गई वस्तु जो कि निश्चित समय और निश्चित कीमत की होती है वो प्रदान करना मांग के अंतर्गत आता है। मांग का नियम ये कहता है
कि आप जिस वस्तु की जितनी कीमत बढ़ाएंगे मांग उतनी ही कम होती जाएगी, और जिस वस्तु की मांग बढ़ानी होती है उसकी कीमत घटानी पड़ती है। अब इसके 3 अपवाद कौन कौन से हैं? इसके 3 अपवाद ये हैं कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, इसके लिए आवश्यक बातें ये होनी चाहिए। लेकिन इसके अपवाद हम पहले देखते हैं कि अपवाद है कि अज्ञानता के कारण, भविष्य में मूल वृष्टि के कारण, गिफिन का विरोधाभास के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले 4 तत्व। बाजार के विस्तार को व्यापक मांग, वाहनीयता, टिकाऊपन, यातायात एवं संचार के साधन, बैंकिंग व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा, ये बाजार के विस्तार को प्रभावित करने के 4 तत्व होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या है कि बाजार का रेट जो होता है वो समान होता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति या कि कोई भी क्रेता बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। सभी कोई भी विक्रेता है वो पूरे उस बाजार का मूल्य एक ही होगा, एक समान का। यह होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेताओं को बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। पूर्ण रोजगार का अर्थ बताइए, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के क्या उपाय हैं। पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें उन सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना जो कि वास्तव में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उपभोक्ता फलन। उपभोग फलन का अर्थ देखिए, उपभोग फलन का दूसरा नाम क्या होता है? उपभोग प्रवृत्ति। अब इसको परिभाषा देखते हैं। उपभोग व्यय के बीच संबंध को ये बताता है, किसके बीच क्या व्यय के संबंध को बताता है? आय तथा उपभोग व्यय के बीच के संबंध को उपभोग फलन बताता है। ये इसका अर्थ हो गया। और इसमें क्या है कि कुल उपभोग व्यय से इसका तात्पर्य है कि कुल आय तथा कुल संकेत फलन के लिए इस प्रकार उपभोग फलन को प्रदर्शित करता है कि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। ये होता है उपभोग फलन का अर्थ। चलिए अगला देखते हैं। निर्यात बढ़ाने हेतु 4 सरकारी प्रयास लिखिए। निर्यात बढ़ाने हेतु 4 सरकारी प्रयास ये हैं कि अवमूल्यन, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली, चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता, विदेशी व्यापार नीति में सुधार। चलिए अगला देखते हैं। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के 4 कारण स्पष्ट कीजिए। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण है कि कीमतों का परिवर्तन, आयात एवं निर्यात में परिवर्तन, पूंजी का आवागमन, बैंकिंग संबंधी प्रभाव। चलिए अगला देखते हैं कि सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में 4 अंतर बताइए। तो सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर है कि आय व्यय समायोजन में अंतर है, इनमें उद्देश्यों में अंतर है, राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व में अंतर है, वर्तमान तथा भविष्य के महत्व में अंतर है, गोपनीयता का इसमें बहुत अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 11 के हम 8वें क्वेश्चन को देख रहे हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताते हुए कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए, प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि प्रत्यक्ष कर जो कि डायरेक्ट सरकार को दिया जाता है, हमारे द्वारा डायरेक्ट सरकार को दिया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर जो है कि डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर उत्पादक के ऊपर लगाया जाता है जो किसी चीज़ का उत्पाद करता है, और वो उत्पादक जो होता है तो वो ग्राहक से उस कर को उस मूल्य में जोड़ करके, वस्तु के मूल्य में जोड़ करके हमसे लेता है। तो मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशांक किसे कहते हैं? निर्देशांक, देखिए, निर्देशांक एक सापेक्षिक गणितीय अंक है जो कि किसी अर्थव्यवस्था के किन्हीं चरों में किसी समय विशेष में हुए परिवर्तनों को किसी अन्य पिछले समय की तुलना में प्रकट करता है। मतलब कि निर्देशांक एक गणितीय अंक है जो किसी अर्थव्यवस्था के किसी चरों में से किसी समय विशेष में हुए परिवर्तन को किसी अन्य पिछले समय की तुलना में प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन, विस्तार से क्या आशय है? देखिए, विस्तार से आशय है कि किसी समग्र श्रेणी में सबसे बड़े पद मूल्य तथा सबसे छोटे पद मूल्य में अंतर को विस्तार कहते हैं। विस्तार की गणना करना, उसे समझना सरल होता है, इनके ये गुण हैं। इसके बाद विस्तार उन सीमाओं को स्पष्ट कर देता है जिनके बीच समग्र श्रेणी के मूल्य बिखरे होते हैं। बड़े उद्योगों में वस्तुओं की किस्म नियंत्रण में एक
उपयोगी माप होता है। चलिए अगला देखते हैं। निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर के समान होते हैं, समझाइए। निर्देशांक का देखिए सबसे पहले मैं महत्व बताता हूँ। जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक में परिवर्तन का ज्ञान, व्यापारी के लिए उपयोगिता, ऋणी तथा ऋणदाताओं को लाभ, मृदा के मूल्य की माप, उत्पादन के बारे में जानकारी, ये निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर के समान होते हैं। माध्य विचलन के 2 गुण एवं 2 दोष बताइए। माध्य विचलन के 2 गुण। माध्य विचलन को समझना व इसकी गणना करना अधिक आसान होता है, और इसके दोष ये हैं कि माध्य विचलन की गणना में बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। यह एक अनिश्चित माप है क्योंकि इसकी गणना किसी की माध्य से की जाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति की लोच का अर्थ एवं पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व को बताइए। पूर्ति की लोच का अर्थ है कि पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। पूर्ति की लोच क्या होता है? पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत क्या है। स्थिर लागत का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के लिए स्थिर उत्पादनों से होता है। परिवर्तनशील लागत में इनका संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों से होता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। सकल एवं घरेलू उत्पाद तथा सकल एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? मार्शल के अनुसार क्या है? किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों के सहयोग से प्रतिवर्ष जो भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनका योग उस देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद पहले देखते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं जैसे फैक्ट्री की इमारत, मशीन, संयंत्र, उपकरण आदि का ह्रास होना एक समयावधि के बाद इनका प्रयोग करना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रतिस्थापित करना पड़ता है। और सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में से घिसावट, व्यय या पूंजी मूल्य ह्रास को घटाने के पश्चात जो राशि शेष बचती है उसे घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास की राशि घटाने के बाद जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की मापन की 3 विधियों के नाम लिखिए। मूल्य वृद्धि को समझाइए। राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं कि उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये इनकी 3 विधियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत तथा कीन्स के सिद्धांत में 5 अंतर लिखिए। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत देखिए क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार, परंपरावादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार आय तथा रोजगार का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार स्तर पर होता है, और कीन्स के सिद्धांत के अंतर्गत आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इनका अंतर 5-5 अंतर बताने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं, आप बुक की हेल्प लेकर के समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनियोग गुणक का अर्थ एवं गुणक सिद्धांत की 2 सीमाएं व 2 महत्व बताइए। देखिए विनियोग गुणक का अर्थ होता है कि यह हमको बताया है कि जब कुल विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती है तब इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल आय में वृद्धि होती है, जो कुल विनियोग में हुई वृद्धि का 1 गुना होती है। इसके बाद है विनियोग गुणक का विस्तार। विनियोग गुणक में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के बीच परिणात्मक संबंध को यह बताता है। अब हम देखते हैं घाटे के बजट से क्या आशय है, इस अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले क्या प्रभाव है इसके। घाटे के बजट से आशय ये है कि जब सरकार अपने बजट का कुल सार्वजनिक आय पर कुल सार्वजनिक व्यय की अधिकता प्रदर्शित करती है तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। अब सरकारी बजट के प्रमुख विशेषताएं मैं
पूरा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ। आप बुक की हेल्प लेकर के थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सरकारी बजट की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए। तो सरकारी बजट की विशेषताएं हैं कि सकल राशि, बजट राशि, लेखों का समापन, मदों के प्रकार। चलिए अगला देखते हैं। निर्देशांकों के 5 महत्व बताइए। निर्देशांक के 5 महत्व हैं कि जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक, मुद्रा के मूल्य की माप, व्यापारी के लिए उपयोगिता, उत्पादन के बारे में जानकारी, विदेशी व्यापार नीति में सहायक। अब किरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके 4 उद्देश्य बताइए। तो देखिए अपकिरण का अर्थ क्या होता है कि डॉक्टर बाउले के अनुसार अपकिरण मदों में विचलन या अंतर का माप है। समग्र श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का अंतर अपकिरण है। अपकिरण की माप यह स्पष्ट करती है कि माध्य के चारों ओर पद मूल्यों का बिखराव किस प्रकार है। अपकिरण से श्रेणी की रचना का आभास होता है। अपकिरण शब्द से तात्पर्य श्रेणी के माध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलनों के माध्य से होता है। इस प्रकार अपकिरण हमें यह बताता है कि श्रेणी की केंद्रीय प्रकृति के एक निश्चित माप से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या है। चलिए अगला देखते हैं कि फर्म के साम्य का अर्थ एवं साम्य विश्लेषण की मान्यताएं बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा देख रहे हैं हम कि फर्म के साम्य का अर्थ क्या है। तो साम्य या संतुलन का शाब्दिक अर्थ है कि परिवर्तन की अनुपस्थिति तथा फर्म के साम्य का अर्थ उत्पादन की आर्थिक इकाई ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं। मुद्रा की परिभाषा क्या है। मुद्रा की परिभाषा देखिए क्या है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करती है। इस प्रकार धातु, सिक्के, नोट, चेक आदि मुद्रा में शामिल होते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं की कीमत चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यापारिक दायित्वों को निपटाने के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक के 4 प्रमुख विशेषताएं। अब रिजर्व बैंक की विशेषताएं और कार्य ये हैं कि देखिए बैंक, रिजर्व बैंक में क्या है, सरकार का बैंक है ये। दूसरा समाशोधन गृह, साख का नियंत्रण, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक, बैंकों का बैंकर। इसके वर्जित कार्य हैं कि ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना, जमाओं और चालू खाताओं पर ब्याज देना, मांग पर देय विपत्रों के अतिरिक्त अन्य विपत्रों को आहरित करना अथवा स्वीकार करना। मैं इसके 2 वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि 12th का एग्जाम देने